ओके, स्टार्ट करें। देखिए, हमने कल ये वाला एक क्वेश्चन छोड़ा था, इसको हम देखते हैं। अब थोड़ा सा आप अपने कमेंट्स को रोकें, बाकी बातें अब क्लास के एंड में करते हैं और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम देख लेंगे एक बार, है ना। हाँ बिल्कुल पूनम, वो आएगा वीडियो वाला। ठीक है आकांक्षा, बता दूंगा मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या था? कौन सा था क्वेश्चन नंबर 33? 33, हाँ, इसमें क्या दिक्कत थी? किसने पूछा है ये आपसे? इस क्वेश्चन में कहा है 7/6 के बदले 6/7 से गुणा किया गया, तो आपने यहाँ पे 42 लिया होगा। ओके, 6 से कैंसिल होगा 7 बार, तो ये आना चाहिए था 49। ये कैंसिल हुआ 6 बार, तो ये आ गया आपका 36। दोनों में डिफरेंस लेना है 13 का। करेक्ट वाला आंसर नीचे रखना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है ना। बाकी मैंने आपसे कहा था कि आप इसको 49 के बदले 50 अगर कर लोगे तो ये कैंसिल होगा 2 बार, 13 का दुगना 26, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 26% के अप्रॉक्स आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा पेंडिंग था? 38 वाला कल हमने नहीं किया था। इस क्वेश्चन को एक बार जल्दी से देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए सब लोग। यस, कल से 2 घंटे की क्लास रहेगी। हाँ बिल्कुल सोना, मैं सारे मैसेज नहीं पढ़ता हूं, क्योंकि अगर मैं कल भी समझा चुका हूं, अगर मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ूंगा तो पढ़ाना बंद करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, हाँ कल से क्लास 7:30 बजे रहेगी, है ना। बाकी एंड में अब बात करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं। एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उसके अंक दोनों के अंकों के योग के 56% है। उनका प्राप्तांक क्या है? ओके, 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों में डिफरेंस 9 मार्क्स का है और एक स्टूडेंट को 56% मिलता है दोनों के टोटल का। तो आपसे बोला है दोनों के इंडिविजुअली हमें बताना है दोनों के मार्क्स क्या है। ओके, चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं, यहां ध्यान देंगे आप। ए और बी हम 2 बच्चे मान लेते हैं, 2 विद्यार्थी हैं और दोनों में डिफरेंस कितने का है ये आप याद रखना, दोनों में डिफरेंस है 9 मार्क्स का। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। ओके, और अब हम ये मान लेते हैं कि दोनों के जो टोटल मार्क्स होंगे वो कितने % होने चाहिए? 100। भाई हमें ये तो नहीं पता कि ए का कितना, बी का कितना, लेकिन एक बात पता है कि दोनों का टोटल कितना % होगा? 100% होगा। क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखिए, आगे आपसे बोला है उसके अंक दोनों के अंकों के योग के 56% है। भाई कोई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। हम ए को यहां बेस ले लेते हैं, आप बी को ले लो, ए को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, दोनों में डिफरेंस कितने मार्क्स का है? 9 मार्क्स का है। दोनों के जो एक बच्चे के जो अंक हैं, एक स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं, वो टोटल का 56% है। तो हमने टोटल क्या माना? टोटल क्या एज्यूम किया? 100%। तो एक बच्चे को टोटल का 56% मिला, तो 100 का 56% 56 ही होता है। ओके, और 100 में से 56 ए ले गया तो 100 माइनस 56 बी को कितना मिलेगा? 44 मिलेगा। तो आपको पता चल गया कि अगर ए को 56 मिला है तो बी को कितना मिला होगा? 44% मिला होगा। अब आप बताओ कि दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो दोनों में डिफरेंस है 12% का, लेकिन रियल में दोनों में डिफरेंस कितने का है? रियल में दोनों में डिफरेंस है 9 का। ओके, सो 9 मार्क्स अगर 12% है तो 100% क्या होगा? ये मैं आपको डे 1 से सिखा रहा हूं कि ये हमेशा काम आएगा, ये स्टेज हर क्वेश्चन में आती है, कोई भी क्वेश्चन करोगे ये जरूर आएगा। अब इसको मैं 3 से कैंसिल कर दूंगा, इसको 4 बार कैंसिल कर दूंगा, 4 से 25 बार कैंसिल हो जाएगा, 25 का 3 गुना, तो मुझे 100% वैल्यू पता चल गई कि उस एग्जाम के टोटल जो मार्क्स हैं वो कितने हैं? 75 हैं। लेकिन आपसे पूछा है इंडिविजुअल मार्क्स बताओ, अलग अलग दोनों के मार्क्स बताओ, तो हमें एक बात तो पता चल गई कि दोनों के टोटल मार्क्स हैं 75 और दोनों में डिफरेंस है 9 का। अब 2 तरीके हैं करने के, है ना। एक तरीका यह है कि a प्लस बी कितना है? रियल में 75 और a माइनस बी कितना है? 9, है ना। भाई दोनों के टोटल मार्क्स है 75 और दोनों में डिफरेंस कितने का है? 9 का। इससे आप सॉल्व कर सकते हो,
कर लोगे, है ना। तो ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा आपका 2a, और 75 और 9 जुड़कर क्या बन जाएगा 84, 2 से कैंसिल होगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42। तो a के मार्क्स 42 है, तो b के मार्क्स कितने होंगे, टोटल मार्क्स है 75, 75 में से 42 माइनस किया तो 5 में से 2 गया 3, और 7 में से 4 गया, ये भी कितना आ जाएगा 3, तो टोटल आपका कितना हो गया 33। तो a के मार्क्स 42 और b के मार्क्स 33, मतलब ऑप्शन नंबर ए। इसका मैं आपको और एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं, नेक्स्ट टाइम आप इसके बिना भी कर सकते हो, कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूं। ठीक है, ओके, करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, सो देखो हमने कुछ नहीं किया, बस लैंग्वेज को हमें समझना था। एक स्टूडेंट को जो मार्क्स मिले हैं वो टोटल मार्क्स का 56% है, किसी को भी मान लो ए को 56% मिला तो 100 में से ए 56 ले गया, बी 44 ले जाएगा, दोनों में डिफरेंस आ गया 12% का। और अगर दोनों में डिफरेंस 12% का है और रियल में डिफरेंस 9 मार्क्स का है तो 100% आया आपका 75। 75 को ए और बी में डिवाइड करना है। तो एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया, अब मैं एक और तरीका बताता हूं, अगर आपको इतना सब नहीं करना है, ठीक है, 75 तक तो लाना पड़ेगा। 75 के बाद आप ए और बी में कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसको बिना लिखे अगर करना है तो सुन लो कैसे करोगे। आपको पता है कि दोनों में डिफरेंस 9 का है, अगर दोनों के बीच 9 का डिफरेंस हटा दिया जाए तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप इसमें से 9 हटा दो, जैसे ही इसमें से हम 9 हटाएंगे ये आएगा आपका 66। ठीक है, अब 66 के केस में ए और बी दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर, क्योंकि आपने उनके बीच का डिफरेंस हटा दिया। भाई दोनों में डिफरेंस 9 का था, आपने 9 का डिफरेंस खत्म कर दिया तो दोनों बराबर हो गए ना। तो 66 पे ए और बी बराबर हो गए। अब क्योंकि दोनों बराबर हैं मतलब ए भी कितना होगा 33 होगा और बी भी कितना होगा 33 होगा, लेकिन बराबर तो है नहीं, उनमें डिफरेंस 9 का है, तो इसको 9 वापस कर दो तो 33 प्लस 9 कितना हो जाएगा 42, और बी का कितना आ जाएगा 33। ये आ गए आपके दोनों के मार्क्स। समझ में आया या नहीं आया? सुदीप मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, प्लस और माइनस कब करते हैं, मतलब हमने कहां प्लस माइनस किया है, यहां पर कहां पे प्लस या माइनस की आप बात कर रहे हो, ये बताओ मुझे जल्दी से। हाँ रमाशंकर 56 योग नहीं है, 56% है। ठीक है, 56 अंक अलग बात है, 56% अलग बात है। 29 वाला प्रतिमा ठीक है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है 29। हाँ आएगा गरोठिया जी, आएगा। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन से आकांक्षा करेक्ट है, इनका टोटल ही 75 आ रहा है, बाकी किसी का टोटल 75 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन से भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, कभी भी ऐसा आए आपको डिवाइड करना हो, आपको पता है कि ए और बी दोनों 75 है लेकिन ए और बी का डिफरेंस 9 है, तो अगर मैं डिफरेंस हटा दूं तो ए और बी दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो पहले तो मैंने दोनों को इक्वल कर लिया, क्योंकि एक व्यक्ति के पास 9 मार्क्स ज्यादा है तो आपने इधर 9 कम किया था, उसको 9 वापस दे दो। तो रियल में ए कितना है 42 और बी कितना है 33। ठीक है, जैसे आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूं, मैं आपसे कहूं कि ए और बी का टोटल 88 है, एक अलग से एग्जांपल दे रहा हूं सुनना, ए और बी का टोटल 88 है और ए और बी में जो डिफरेंस है वो है मान लीजिए 10 का, है ना। तो आप उनको डिवाइड करो, तो पहले आप उनके बीच का डिफरेंस हटा दो, तो बचा कितना 78। अब क्योंकि डिफरेंस ही नहीं बचा तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो दोनों अगर बराबर हो गए इसको आप किससे डिवाइड कर दोगे 2 से। ठीक है, इसको जब आपने 2 से डिवाइड किया तो 39 आ जाएगा क्या, तो एक आ गया 39, दूसरा भी आ गया 39, लेकिन एक 10 ज्यादा होना चाहिए, तो एक को आप 10 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 49 और दूसरा कितना रहेगा 39। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस भी कितने का आ गया 10 का, क्योंकि 10 जोड़ दोगे तो अपने आप डिफरेंस 10 का आ जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से यस लिख दो और नहीं आया है तो नो लिख दो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ मेरे ख्याल से नहीं है जो आपको समझ में ना आए, और अगर आप इस लाइन को नहीं समझ पाए तो आपका आंसर नहीं आएगा।
है ना। आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना नहीं सीखोगे, मैं आधा घंटा भी अगर समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। और आप में से मैक्सिमम लोग क्वेश्चन को कभी सीरियस लेते नहीं हो और यहां परेशान होते हो कि सर आपने ये क्यों करा, कैसे करा। मैं कुछ भी अपने मन से नहीं करूंगा, जो क्वेश्चन में लिखा है वही करूंगा। अब आप अगर इधर ध्यान नहीं दोगे तो आप मुझसे बार बार पूछते रह जाओगे कि सर ये 56 कैसे हो गया। इधर ध्यान देना है तो आपको मेरा सॉल्यूशन समझ में आएगा। अगर ये दिमाग में नहीं बैठेगा आपको मेरा सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमेशा अपनी आदत बनाओ, क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग में बैठाओ, नहीं तो सॉल्यूशन देखने से कुछ नहीं सीखोगे। हाँ आरती, यहां पे देखो, यहां पे दिक्कत यह है कि दोनों हम यहां एग्जैक्ट नहीं बता सकते। यहां उन्होंने स्पेसिफिक नहीं बोला है कि ए के पास ज्यादा है बी के पास कम है, तो हम यहां एग्जैक्ट नहीं बता सकते कौन क्या है। उसके लिए अलग से क्वेश्चन में और हिंट होना चाहिए था। सोहन क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो तो क्वेश्चन को पढ़ो। हाँ अभिषेक करेक्ट है, हम दूसरे में भी 9 जोड़ सकते हैं, पर अभी हमने अपने मन से ए और बी माना है, उन्होंने ए और बी बोला नहीं है। हो सकता है कि ए 42 हो और बी 33 हो, या हो सकता है कि ए 33 हो और बी 42 हो, ये भी हो सकता है। हम दूसरे में 9 जोड़ सकते हैं। तो हमें तो बस दोनों केस में ये देखना है कि आ क्या रहा है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला है कि किसी एक का बताओ, उसने कहा है दोनों का बताओ, तो इसलिए हम किसी में भी जोड़ देंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। हां क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। हां इसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि इसको मैं एक और मेथड से बताऊंगा, तो इसको मैं एक बार जल्दी से बता देता हूं। इस क्वेश्चन पे आप एक बार फोकस करें, ठीक है। हमने कल इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था एवरेज मेथड से और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कल हमने इसकी बात करी थी कि औसत निकालकर हम कैसे कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है संदीप, वॉल्यूम सही है, वॉल्यूम में आज कोई चेंज नहीं किया है हमने, वॉल्यूम सही है। ओके चल, दूसरी मेथड आप समझना यहां पे कि हम दूसरा तरीका और क्या लगा सकते हैं। सुनिए, आपको क्वेश्चन दिमाग में बैठ गया होगा। एक बच्चे ने पहले पेपर में लाया 55%, ठीक है, दूसरे पेपर में लाया 75%, तीसरे पेपर में कितना परसेंट लाए ताकि उसका एग्रीगेट कितना परसेंट बन जाए, 70% बन जाए, है ना। ये चीज जब मैं आपको औसत चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो और अच्छे से आपके दिमाग में बैठेगा। बाकी अभी थोड़ी सी कोशिश करो इसको समझने की। ये हमारा क्या है, ये औसत है, मतलब ये हमारा टारगेट है कि हमें टोटल 70% का एवरेज मेंटेन करना है, ठीक है। तो यहां मैं 55% ले आया, यहां 75% लाया, तो थर्ड पेपर में या तो 70% से ज्यादा बनेगा या 70% से कम बनेगा, ठीक है। थर्ड पेपर में या तो 70% से ज्यादा बनेगा या 70% से कम बनेगा, और प्लस या माइनस इन दोनों पे डिपेंड करेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। मेरा यहां पे टारगेट है कि मुझे 70% ओवरऑल लाना है, लेकिन फर्स्ट पेपर में टारगेट 70% का था। भाई हर साल मैंने सोचा कि हर साल मुझे 70% लाना है, पर मैंने पहले साल 70% के बदले केवल 55% ही लाया। तो 70% के बदले अगर 55% लाएंगे, मतलब यहां कितने परसेंट कम लेकर आए, जो टारगेट था उससे कितना कम आया, 15% कम आया, -15% है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने सोचा दूसरे साल तो 70% लाना ही है, तो 75 आ गए, मतलब हमने जितना टारगेट था उससे 5% ज्यादा ले आए। अब बात समझना, इधर हमारा 15% कम हो रहा है और इधर हमने 5% ज्यादा ले आए, तो 15 में से 5 गया, मतलब अभी भी 10% एवरेज पीछे चल रहा है। तो 10% हमें कवर करना है तीसरे साल, तो तीसरे साल कुछ नहीं करेंगे, 10% जोड़ देंगे, तो तीसरे साल हमारा ओवरऑल परसेंट कितना बनेगा, 80। समझ में आया? देवेंद्र, ऐसे ऑप्शन कभी नहीं आएंगे, ठीक है, दोनों ऑप्शन सेम नहीं आएंगे। क्लियर है भाई? जल्दी बताइए, ठीक है। फिर से सुनिए, 70% हमारा टोटल टारगेट है, एक इसमें उसने 55% लाया, मतलब जितना टारगेट था उससे 15% कम आया, ठीक है।
इधर 75% ले आया, मतलब जितना टारगेट था उससे 5% ज्यादा लाया। तो इधर 15 कम है, इधर 5 ज्यादा, मतलब अभी भी 10 की कमी है। इस कमी को तीसरे पेपर में कवर करना है तो 70% तो आएगा, पर 10 की कमी भी पूरा करना है, मतलब तीसरे पेपर में उसे कितना परसेंट लाना है? 80% लाना है। क्लियर हुआ? ऐसे भी हम दिमाग लगा सकते हैं। दोनों मेथड अच्छे हैं, इसलिए मैंने कल दोनों मेथड आपको एक साथ नहीं बताए। ऐसे भी आप कर सकते हो, और यह मेथड का भी अपना अलग ही फायदा है, इससे भी आपका समय काफी बचेगा। हाँ यदुनंदन, ये ऑप्शन से नहीं होगा, ऑप्शन से कर सकते हैं पर टाइम वेस्ट होगा, इसमें ऑप्शन न लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। क्लियर है? ठीक है। और कल आपको मैंने दूसरा मेथड बता ही दिया था, वो भी बेस्ट है, तो इसका भी मैं आपको नोट्स में दे दूंगा। अगला देखिए, अगला हमने सेम क्वेश्चन लिया था, इसमें भी हम यही मेथड लगाएंगे। मैं आपको करके बता देता हूं, आप भी अपने, चलो 1 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, इसी मेथड से करके देख लो, नहीं तो मैं आपको बताता हूं। हाँ सौरभ, अगर ऐसा केस बनेगा तो नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में नहीं आएगा, है ना। क्वेश्चन अगर सेट है तो ऑप्शंस उसके अकॉर्डिंग देंगे, कभी ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले वो नहीं देंगे। यस 40 क्वेश्चंस भी हो गए। ओके वेरी गुड। देखिए आपका पहले हमें देखना है कि फर्स्ट पेपर में उस बच्चे ने कितना परसेंट लाया? 60। सेकेंड पेपर में कितना परसेंट लाया? 75। थर्ड पेपर में कितना परसेंट लाया? 95। और फोर्थ पेपर में कितना परसेंट लाए, ताकि जो एग्रीगेट है वो कितना परसेंट का मेंटेन हो जाए? 80। अब आप देखो, अगर आप लॉजिक समझ गए तो इस बार डायरेक्ट काम करो। टारगेट 80 था, यहां 60 आया, मतलब कितना कम चल रहा है? 20। 80 था, 75 आया, अभी भी कितना कम है? 5। 80 था, 95 ले आए, कितना एक्स्ट्रा ले आए? 15। समझ में आ रही है बात? तो ये टोटल कितना हो रहा है? ये हो रहा है माइनस का 25 और ये हो रहा है प्लस का 15, मतलब अभी भी माइनस 10% हम पीछे चल रहे हैं। तो 10% की कमी है, उधर 10% को कवर करना पड़ेगा, तो 80% तो बनाना ही है, प्लस 10% और बनाना है, मतलब टोटल कितना परसेंट बनाना है? 90। आंसर आ गया आपका। वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमने सेकेंड मेथड से कर लिया। इस तरीके से अगर एवरेज से नहीं करना चाहें तो चलिए नेक्स्ट, यहां से हम बढ़ेंगे अब आगे। इतने क्वेश्चंस कल हमने किए थे, इस वाले क्वेश्चन को आपको जो मेथड अच्छी लगे उससे करो। जल्दी से आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, हाँ राहुल बता देंगे, 29वां बता देंगे। अब देखते हैं, अभी थोड़ी सी अब रिदम इसकी चल रही है तो चलने देते हैं। 29 वाला मैं आपको समझा दूंगा, जितने लोगों ने बोला है समझा दूंगा, मत चिंता करो आप। अभी हम क्योंकि इसी सीरीज को लेके चल रहे हैं ना, तो 29 अलग हो जाएगा, बता दूंगा मैं, मत चिंता करो। बिल्कुल नरेश। ओके देखो, अब यहां पे आपकी दोनों मेथड अच्छी है, मैं आपको दोनों मेथड से बता रहा हूं। अगर फर्स्ट मेथड से करेंगे तो मुझे पहले देखना है टोटल पेपर्स कितने हैं। टोटल पेपर्स है 8, और 8 पेपर्स का एवरेज 60% होना चाहिए, मतलब मुझे टोटल लाना है 480%, है ना। 7 पेपर्स का एवरेज 56 है, 7 पेपर्स का एवरेज 56 है, तो मैं 7 और 56% का यहां औसत चल रहा है। 7 पेपर्स का एवरेज 56 है ना, और 8 पेपर का टोटल 60% मुझे लाना है, और 7 पेपर्स का मैंने एवरेज 56% लेकर आया हूं, तो यह आ गया आपका 2, है ना। 7 × 6 42, 2 कैरी 4 35 और 4 39, तो टोटल इतना हम बना चुके हैं। टोटल हमारा टारगेट है कि हमें 480% लाना है, लेकिन हम लाएं कितना है? 392। तो कितने की कमी पड़ रही है? तो 480 में से 392 गया, मतलब हमें 88% लाना है लास्ट वाले पेपर में, 8th नंबर वाले पेपर में। ठीक है, अगर इसको हम सेकेंड वाली मेथड से करें तो ये और आसान हो जाएगा। देखो सेकेंड मेथड हमने क्या सीखी भाई, आप समझना,
मुझे 8th पेपर में 80% का 60% का एवरेज मेंटेन करना है, तो 60% तो लाना ही है। लेकिन 7 पेपर में हम 56% लाए। देखो टारगेट क्या है 60% लाना, पर हमने 7 पेपर्स में 56% लाए, मतलब कितने की कमी हो रही है? 4% की कमी हो रही है 7 पेपर्स में। मतलब अभी कितने की कमी चल रही है? 28% की। तो 28% हम पीछे चल रहे हैं, तो इधर 28% ज्यादा लाना पड़ेगा। मतलब 8th पेपर में कितने परसेंट लाने पड़ेंगे? 88। ये आपका आंसर है। बताइए जल्दी से, क्लियर है? समझ में आया? हर पेपर में हम 4% कम ला रहे हैं, 4% पीछे चल रहे हैं, तो 7 पेपर्स में हम -28% चल रहे हैं। तो 28% की कमी मुझे उधर कवर करनी है, उधर 28% ज्यादा लाना पड़ेगा। तो इधर माइनस है तो इधर प्लस, इधर प्लस होता तो इधर माइनस। तो मैं 28 पीछे चल रहा हूं, मुझे 28 ज्यादा लाना पड़ेगा। मतलब 8th पेपर में 88% लाना पड़ेगा। क्लियर है? तो दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको दोनों चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। ओके, क्लियर है सभी को? ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, और ये हमारा आज का, वैसे ये पास फेल वाला ही क्वेश्चन है, पर ये पास फेल वाले क्वेश्चन में एक अलग पैटर्न है, और ये बहुत आईएमपी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। और मैं आपको इतना इजी तरीका बताऊंगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस आज के बाद कभी गलत नहीं करोगे, है ना? तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस इसके करने वाले हैं, और सारी कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा। इसमें भी 3-4 टाइप होते हैं, सारी चीजें हम सीखेंगे। तो अब आप पूरा ध्यान क्लास में लगाना, बहुत अच्छे से आप ये वाले क्वेश्चन सीखने वाले हो। ठीक है, चलो देखो, इन क्वेश्चंस को, ये जो पास फेल और कॉमन वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनको हम हमेशा करते हैं वेन डायग्राम से। सबसे अच्छा करने का तरीका है इनका वेन डायग्राम, उससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। वेन डायग्राम से कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, और वेन डायग्राम आपको पता होगा रीजनिंग का भी एक चैप्टर है। ठीक है, तो ध्यान से सुने, जिन लोगों को ये करना नहीं आता है, उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन अच्छे से एक बार पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन ये है कि 60% बच्चे हिंदी में सफल हुए, पास हुए, 45% बच्चे संस्कृत में पास हुए, 25% बच्चे दोनों में पास हो गए। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए? ठीक है, हमें बताना है कि टोटल कितने बच्चे फेल हुए। ठीक है, अब यहां पे बड़ा कंफ्यूजन होता है। हम ये सोचते हैं कि जब 25% बच्चे पास हुए तो 75% बच्चे फेल हुए होंगे, पर 75 तो अच्छा ऑप्शन में भी है, पर 75 आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहां होता क्या है मैं आपको पहले समझा रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। आपको हर सब्जेक्ट का एक डायग्राम बनाना है। तो जैसे आपको हिंदी बोला है, तो एक डायग्राम आप हिंदी का बना लो। ये हमारा डायग्राम बन गया किसका? हिंदी का। ठीक है, इसी तरीके से एक और डायग्राम बना लो, और ये डायग्राम दूसरे सब्जेक्ट का बना लो। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है अपना? संस्कृत। ओके, ठीक है। हिंदी में टोटल कितने बच्चे पास हुए? तो हिंदी में पास हुए हैं 60% बच्चे, और संस्कृत में कितने बच्चे पास हुए हैं? तो संस्कृत में पास हुए हैं 45% बच्चे। लेकिन 25% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हैं, और ये डेटा इन क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब आप यहां ध्यान देंगे कैसे हम इसको करेंगे। ठीक है, देखो यहां हम क्या करेंगे, 25% बच्चे दोनों में पास हुए, है ना? तो 25% ये जो बच्चे हैं, क्योंकि ये दोनों में पास हुए हैं, मतलब ये हिंदी में भी काउंट हो रहे हैं और ये संस्कृत में भी काउंट हो रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आई हो तो बताओ। ठीक है भाई, देखो कभी भी कोई एग्जाम होगा तो क्या क्या कंडीशंस बनेगी। मान लो मैंने 2 सब्जेक्ट का एग्जाम लिया, आपका हिंदी का और संस्कृत का। कुछ बच्चे हिंदी में पास हो जाएंगे, कुछ हिंदी में पास होंगे, संस्कृत में फेल हो जाएंगे। कुछ हिंदी में फेल होंगे, संस्कृत में पास हो जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जो दोनों में पास हो जाएंगे, है ना? तो वो हिंदी में भी हैं, संस्कृत में भी हैं, तो वो बच्चे दोनों जगह काउंट हो रहे हैं ना।
क्योंकि वो हिंदी में भी जुड़ गए हैं और संस्कृत में भी जुड़ गए हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं 25% दोनों विषयों में पास हुए, ये वो बच्चे हैं जो दोनों में काउंट हो रहे हैं। समझ में आ रही है क्या बात मैं कर रहा हूं, क्या बोलना चाह रहा हूं, क्लियर हो रहा है ना? तो आपको कभी भी क्या करना है, ये जो कॉमन डेटा है जो दोनों में काउंट है, इसको रखोगे बीच में। ठीक है, 25% वो बच्चे हैं जो दोनों में काउंट है, मतलब वो हिंदी के अंदर भी जुड़ रहे हैं और संस्कृत के अंदर भी जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं, एक और बात सुनना ध्यान से, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बहुत डीप में बताऊंगा, अगले क्वेश्चन में 10 सेकंड से कम में आपका आंसर आ जाएगा। पर जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, जिनको समझ नहीं आता, उनके लिए मैं बहुत डीप में समझा रहा हूं, बस सुन लो। पहला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा झेल लो, आगे आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ ये 60% बच्चे कौन हैं, तो आप बोलोगे सर ये हिंदी में पास है। गलत। ये वो बच्चे हैं जो हिंदी में तो पास हैं, पर इनमें कुछ संस्कृत में भी पास है। ये 60% बच्चे वो हैं। अच्छा, ये 45% कौन है? ये 45% वो बच्चे हैं जो संस्कृत में तो पास हैं, पर इनके अंदर हिंदी में पास होने वाले बच्चे भी हैं। मतलब ये प्योर शुद्ध डेटा नहीं है ना? अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे ऐसे बच्चे बताओ जो सिर्फ हिंदी में पास हैं, ओनली हिंदी में पास हैं, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? इन कॉमन वालों को हटाना पड़ेगा। तो देखो, टोटल कितने बच्चे पास हैं? हिंदी में 60 और 25 कॉमन है, मतलब 25 इधर भी काउंट हो रहे हैं, इधर भी, तो हम इसमें से 25 माइनस करेंगे। तो 60 में से अगर आपने 25 माइनस किया तो एक्चुअल में सिर्फ हिंदी में कितने बच्चे पास हैं? 35। समझ में आई बात? इसी तरीके से इधर से भी आप 25 माइनस करोगे, तो जैसे ही आपने 25 माइनस किया तो आपको मिल गया 20%, और ये 20% बच्चे कौन है? जो ओनली संस्कृत में पास है। समझ में आया? फिर से सुनो अगर कंफ्यूजन है तो। 35% बच्चे वो हैं जो सिर्फ हिंदी में पास हुए। ठीक है, और 25% बच्चे वो हैं जो हिंदी में भी पास हुए, संस्कृत में भी पास हुए। तो ये हिंदी में भी काउंट होंगे, संस्कृत में भी काउंट होंगे। इसलिए 35 प्लस 25 कितना आ रहा था? 60। 20% बच्चे वो हैं जो सिर्फ संस्कृत में पास हुए, लेकिन 25 वो हैं जो संस्कृत के साथ साथ हिंदी में भी पास हुए, इसलिए ये इधर भी काउंट हुआ। इसलिए टोटल कितना आ रहा था? 45। तो अब आपके पास क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया। अब देखो, 35% बच्चे हिंदी में पास हुए, 20% बच्चे संस्कृत में पास हुए, और 25% बच्चे दोनों में पास हुए। आप इनका टोटल करोगे तो 5 और 5 10 का 0, कैरी हो गया 1, 3 4 2 6 और 2 8। मतलब उस परीक्षा में टोटल कितने परसेंट बच्चे पास हुए? 80। लेकिन पूछा क्या है? टोटल असफल छात्र, टोटल फेल बच्चे कितने हैं? तो आपको पता है कि हर चीज होती है 100, और 80% बच्चे अगर पास हुए हैं तो 80 आप माइनस कर दोगे तो फेल कितने बच्चे हुए? तो आपका आंसर आएगा कि उस एग्जाम में फेल परसेंट जो है वो आएगा 20%। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कितने लोग ये वाला क्वेश्चन पहली बार पढ़ रहे हैं, या इन क्वेश्चंस में दिक्कत आपको होती रही है पहले भी? ये भी मुझे जरूर बताएं। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। हाँ, रुमाल सिंह, आप अगर मुझे सुन पा रहे हो तो आप मुझे ना क्लास के बाद फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मिलना या कॉल करना है ना। आपकी समस्या क्या है ये मुझे बताना। नहीं, इसमें मिक्सचर नहीं लगेगा, ये मिश्रण वाला क्वेश्चन नहीं है, इसको मिश्रण से नहीं करना। ये जो हमने डायग्राम बनाया है ये पास होने वाले बच्चों का है ना। एक बात अच्छी आपने मुझे याद दिला दी, ये हमेशा ध्यान रखना कि ये डेटा हमेशा सेम होना चाहिए। अगर आप पास वालों का रखोगे तो आंसर भी पास वाले बच्चों का आएगा, अगर यहां सब फेल वाले होंगे तो आंसर फेल वालों का आएगा। बस नियम यह है कि जो भी डेटा होगा वो सेम होगा, सब लोग एक जैसे रखना चाहिए। मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2-3 क्वेश्चंस देखो, आराम से समझ में आएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ओके, पहली बार वाले बच्चे बहुत सारे हैं। आरएस अग्रवाल तो अब कुछ नहीं लगेगा प्रवीण, आरएस अग्रवाल तो अब यूं आपसे बन जाएगा। आरएस अग्रवाल से और ऊंचे लेवल के क्वेश्चंस देखोगे वो भी बनेंगे। ठीक है, चलो
ओके, एलिगेशन से इसको नहीं कर सकते। बात क्लियर हुई? तो आप हमेशा आगे वाले क्वेश्चंस की मैं पहले ही आपको वार्निंग दे रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉमन, कि दोनों में कॉमन क्या है, और पूरा क्वेश्चन इसी पर डिपेंड करेगा। बाकी आगे मैं इसकी और आपको चीजें बताऊंगा। तो आप हमेशा डायग्राम बनाओगे, उससे आपको एक्चुअल पता चलेगा। ये सारे पास वाले थे तो हमारा आंसर भी पास वाला आया। और हमेशा आप हर चीज 100 लोगे, पास माइनस कर दोगे फेल वाले बच्चे आ जाएंगे, फेल माइनस कर दोगे पास वाले बच्चे आ जाएंगे। हां, क्लियर है? शौबिक और बाकी जिन लोगों ने भी कमेंट किया है सभी को क्लियर है? ठीक है, ओके। आकिब को अच्छे समझ में आया, प्रेम को भी समझ में आया है। हाँ, हेमंत करेंगे, उसको भी करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन आप मुझे जल्दी से सब लोग करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 43, एकदम सेम क्वेश्चन है, जल्दी से सब लोग इसको करें और बताएं। ओके, सोहन पहली बार पढ़ रहे हो? अच्छा, रमेश ने यूट्यूब पे टॉपिक पहले पढ़ लिया था मुझसे, ठीक है। शारदा तो आराम से बन जाएगा प्रियंका, शारदा से आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हो जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे जल्दी से सब लोग। ठीक है, देखिए हम यहां पे पहले ये फोकस करेंगे कि आपको दिया क्या है, असफल, असफल और असफल। ठीक है, मतलब इंग्लिश में हम बोलेंगे तो फेल्ड, फेल्ड और फेल्ड। तो जब पूरा क्वेश्चन ही फेल्ड वाले बच्चों का है तो सॉल्व करने पे भी हमें पहले किनके बारे में पता चलेगा, फेल वाले बच्चों का। और एग्जामिनर हमेशा उल्टा पूछेगा, वो पूछेगा किसका, सफल वालों का। किनका पूछा उसने, पास वालों का। तो हमेशा 100 में से माइनस करना है बस लास्ट में जाके। ओके, क्लियर है यहां तक? चलो देखो, पहले तो हम जितने सब्जेक्ट्स हैं, स्कोर अच्छे से सुनो जिनको अभी भी डाउट है, जितने सब्जेक्ट है उतने डायग्राम बनाएंगे। तो 2 ही सब्जेक्ट हैं, हिंदी और संस्कृत, और हमेशा 2 ही सब्जेक्ट आते हैं। तो आपने पहले एक डायग्राम बना लिया हिंदी का और दूसरा डायग्राम बना लिया वापस से संस्कृत का। और हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे दोनों में कॉमन है ना। और कॉमन लोग कितने हैं, तो कॉमन लोग हैं 17। तो सबसे पहले लिख दो कि 17% ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी में भी आ रहे हैं और संस्कृत में भी आ रहे हैं। ओके, और इस बार पूरा क्वेश्चन जो है वो किसका है, फेल वालों का है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेटा भी पहले फेल वालों का ही आएगा। अच्छा, हिंदी में टोटल कितने बच्चे फेल हैं, 52, और संस्कृत में टोटल कितने फेल हैं, 42। इस 52 के अंदर भी 17 है और 42 के अंदर भी 17 है। तो 52 में से हम 17 माइनस करेंगे, है ना। और इसी प्रकार 42 में से भी 17 माइनस करेंगे। तो क्या आएगा ये बता दो। 52 में से अगर आपने 17 कम किया तो ये आ गया 5 और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, इसी प्रकार 42 में से आपने 27 माइनस किया तो ये आना चाहिए 25। तो मुझे पता चल गया कि हिंदी में, सिर्फ हिंदी में देखो, सिर्फ हिंदी में फेल कितने हैं, 35। सिर्फ संस्कृत में फेल कितने हैं, 25, और दोनों में फेल कितने हैं, 17। अब एकदम क्वेश्चन क्लियर है, तो सबको जोड़ दो। चलो डायरेक्ट कर दें। 35 प्लस 25 कितना होता है, 60। 60 प्लस 17, या चलो 35 प्लस 17% प्लस 25%, इन तीनों का मैंने टोटल किया तो 77% आया। मतलब उस एग्जाम में टोटल फेल कितने लोग हुए हैं, 77। मुझे पता है हर चीज होती है 100, और 77% बच्चे अगर फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे, 23। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? अब तो सभी का आया। अच्छा, 52 हो गया, 42 हो गया। ओके 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 ओके। इंग्लिश वालों का आंसर थोड़ा सा अलग आएगा, रीजन उसके पीछे है। यस, यहां पे ये 17% है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर अलग आएगा, मेथड सेम रहेगी अपनी। यस, वेरी गुड। ठीक है, इंग्लिश का आंसर अलग आएगा। आप उसको 17 कर लोगे तो ये आ जाएगा, अगर 25 रखोगे तो भी आंसर आपका जो आएगा वो करेक्ट होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए
अभी सबको समझ में आ गया होगा क्या करना है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में हम थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे और उसमें मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में हमें देखना क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 पहले अच्छे से पढ़ें। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप खुद समझ जाओगे यहां अलग क्या है, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा ही। हाँ, रूही है, अभी टाइप नंबर 6 ही चल रहा है, ये बड़ा टाइप है। ओके, देखो, एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। इस बार बोलने वाले के बारे में बात हो रही है। 27% छात्र कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, है ना। इस बार देखो आपको क्वेश्चन को कैच कहां से करना है। ये भी बोलने वाले हैं, ये भी बोलने वाले हैं, तो ऊपर डेटा दिया है बोलने वालों का, जबकि नीचे आपको डेटा दिया हुआ है कोई भी नहीं बोलने वालों का। देखो इस बार चेंज हो गया, ऊपर बात कर रहे हैं बोलने वालों की, कॉमन दिया है नहीं बोलने वालों का, है ना। 70% 65% कैन स्पीक और 27% जो है वो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते। इस बार बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट बन रहा है और इसको कैसे हैंडल करना है आप ध्यान से समझिएगा। देखो हम क्या करेंगे, मैंने आपसे क्वेश्चन में क्या कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है यहां पे क्या है, आपको हमेशा देखना है कॉमन। कॉमन कौन है, कॉमन है 27% और 27% कौन लोग हैं जो दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते। मतलब आपको पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा नहीं बोलने वालों में, है ना। ध्यान से समझना, ये हमने पहले बना लिया इंग्लिश बोलने वालों का और दूसरा ये हमने बना लिया हिंदी बोलने वालों का, ठीक है। लेकिन 27% लोग वो हैं जो ना इंग्लिश बोलते हैं ना हिंदी बोलते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कॉमन नंबर नहीं बोलने वालों का दिया है, तो मुझे यहां भी वो बच्चे रखने पड़ेंगे जो इंग्लिश नहीं बोलते और यहां भी उन लोगों को रखना पड़ेगा जो हिंदी नहीं बोलते। अब बात ध्यान से सुनना, 70% लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो हम जानते हैं हर चीज होती है 100 और 70% लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, मतलब 30% लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते। ओके, फिर वापस 100% लिया, 65% लोग हिंदी बोल सकते हैं, तो 65% लोग अगर हिंदी बोल सकते हैं तो 35% लोग हिंदी नहीं बोल सकते। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस बार उन्होंने हमसे यह काम एक्स्ट्रा करवा लिया, ठीक है, क्योंकि 27% जो कॉमन डेटा है वो नहीं बोलने वालों का है, तो यहां भी नहीं बोलने वाले होने चाहिए, यहां भी नहीं। अब बात को ध्यान से सुनना, आपको पता है कि इंग्लिश नहीं बोलने वाले लोग हैं 30, उसमें से 27 कॉमन है, तो ओनली इंग्लिश वाले कितने बचे, 3। 30 में से आप 27 घटाओगे 3 आएगा। टोटल हिंदी नहीं बोलने वाले 35 हैं, 35 में से 27 पहले ही आ चुके हैं, तो बचे कितने, 7 बचेंगे क्या, ठीक है, सॉरी 8 बचेंगे। क्लियर, तो 8% वो हैं जो हिंदी नहीं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन नहीं बोलने वालों का है, तो आंसर भी पहले क्या आएगा, नहीं बोलने वालों का आएगा। सबको जोड़ दो आप, तो 27 और 3 कितना हो गया, 30, 30 और 8 कितना हो गया, 38। 38% वो लोग हैं जो कोई भी भाषा नहीं बोलते। तो अब हम 100 की मदद लेंगे, 100% में से 38% माइनस करेंगे, भाई टोटल लोग हैं 100, 38% लोग कुछ नहीं बोलते, तो बचे कितने, 62। ये वो लोग हैं जो कोई ना कोई सी लैंग्वेज बोलते हैं, और इसलिए हमारा करेक्ट आंसर आएगा 62। ओके, बताइए जल्दी से, समझ में आया। मेन पूरा क्वेश्चन किस चीज पे डिपेंड है, इस कॉमन पे, क्योंकि ये 27% लोग नहीं वाले थे, तो मुझे इंग्लिश भी नहीं बोलने वाले निकालना पड़े और हिंदी भी नहीं बोलने वाले निकालना पड़े। इतनी सी बात है, अगर आप समझ पाए तो। बताइए जल्दी, क्लियर है? यस और नो लिखकर मुझे जल्दी से बताओ, तो आगे बढ़े। ठीक है, बताइए भाई, मैं वेट कर रहा हूं आपके यस और नो का।
यस, हाँ यदुनंदन क्या रिक्वेस्ट है आपकी, आपने वो तो लिखा ही नहीं है। ओके चलो आज जरा क्लास की एक बार प्रेजेंट भी चेक कर लें, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, है ना। अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि कितने लोग अभी लाइव हैं, तो जितने भी लोग प्रेजेंट हैं जल्दी से पी लिखो तो पता चलेगा कितने लोग अभी लाइव हैं। ठीक है, जो लोग केवल क्लास देखते हैं कमेंट नहीं करते, रिक्वेस्ट है वो भी प्रेजेंट लिखें तो पता चलेगा क्लास में कितने लोग हैं। ओके अभिषेक रिपीट कर दूंगा मैं, ठीक है, तो एक बार पता चल जाए जरा कितने लोग हैं। हाँ रूही, बोथ वाले को हम चेंज नहीं कर सकते, ध्यान रखना, इसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। हाँ नवीन मैं एक बार बता रहा हूं और ओके ठीक है, कमेंट काफी तेजी से ऊपर चले गए, सब लोगों ने एक साथ प्रेजेंट लिखा है। ओके 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 देखिए हमारी जो क्लास है लगभग उसमें जो डेटा मुझे मिला है वो ये है कि लगभग 50-60% लोग लाइव पढ़ते हैं और बाकी लोग रिकॉर्डेड देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो अपनी क्लास में, आपको जानकर आश्चर्य भी होगा और अच्छा भी लगेगा कि हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं और जहां लाइव क्लास में इंटरनेट में उन्हें दिक्कत आती है तो बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं। तो लगभग हमारी क्लास में 600 से 700 बच्चे जो हैं लाइव होते हैं और बाकी सारे जो हैं रिकॉर्डेड देखते हैं। ओके अभी तक प्रेजेंट चल ही रहा है। यस नाम लेना पॉसिबल नहीं है, मैं जब तक किसी का नाम पढ़ रहा हूं तब तक कमेंट्स पूरे ऊपर जा रहे हैं, बहुत मुश्किल है नाम लेना। ठीक है सब लोग प्रेजेंट हैं, वेरी गुड, बहुत सारे लोग प्रेजेंट है, मतलब ये अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़े, नाम लेना पॉसिबल नहीं है, मैं 600-700 लोगों का नाम ही नहीं ले पाऊंगा इतना जल्दी जल्दी। चलिए ओके ठीक है, एक बार और, कई बच्चों ने कहा एक बार और बता दो, तो मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें फिर बता दूं। पहला तो पूरा क्वेश्चन डिपेंड किस पे करेगा, कॉमन पे, और आप इसको चेंज कभी नहीं कर सकते, ये स्टेबल है, ये फिक्स है, ये नहीं बदलेगा, बाकी चीजें बदल सकती हैं, ये नहीं बदलेगा। तो ये लॉक हो गया नहीं बोलने वाले, तो आपको अब पूरे क्वेश्चन को नहीं वालों में बदलना पड़ेगा। 70% लोग बोल सकते हैं तो 30 नहीं बोल सकते, 65% लोग बोल सकते हैं 35 नहीं बोल सकते, 30 में से 27 गया, 35 में से 27 गया, इनका टोटल किया तो ये टोटल नहीं बोलने वाले लोग हैं। तो 100% में से नहीं बोलने वाले लोग ये, तो बोलने वाले लोग कितने, 62। ओके चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 45। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज हमने और एक्स्ट्रा ऐड की है, आप पहले आराम से क्वेश्चन करें, जैसा करते आए हो वैसा ही करो, फिर मैं आपको बताता हूं क्या करेंगे। अच्छा कई बच्चे तो मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ देखते हैं, जैसे कुछ फोटोज मेरे पास आई है, 2-2 3-3 लोग एक साथ लाइव पढ़ते हैं, ब्रदर सिस्टर पढ़ते हैं, नहीं तो 2 सिस्टर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, एक साथ पढ़ते हैं, कई फोटोज मेरे पास ऐसी भी आई हैं, अच्छी बात है। यस इंटरनेट का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन पे फोकस करें भाई, अब कमेंट्स बंद करो। हाँ देखिए इस बार क्वेश्चन में आपसे कहा है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन है क्या, ये पास होने वाले बच्चे हैं, ये भी पास होने वाले बच्चे हैं और ये फेल। तो पहले तो क्योंकि कॉमन का डेटा फेल होने वालों का है तो पूरा क्वेश्चन भी फेल वालों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके तो देखिए 80% लोग फिजिक्स में पास हुए, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इस बार, है ना, फिजिक्स में 80% पास हुए, मतलब फेल कितने हुए होंगे, 20% हुए होंगे। ओके दूसरा है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में 70% पास हुए, तो 100 में से 70 गया, 30% क्या हुए होंगे, फेल। और दोनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में फेल कितने हैं, 15%। अब अपना क्वेश्चन सही है, हमने सभी को फेल में कन्वर्ट कर दिया। सो देखिए ये हो गया आपका फिजिक्स, ये हो गया आपका केमिस्ट्री,
और बीच में रखेंगे हम कॉमन, दोनों में अभी आप इस 325 का टेंशन मत लेना, इसको लास्ट में देखेंगे, पहले तो जो सिखाया है वो करो। 15% लोग दोनों में फेल है, ठीक है। फिजिक्स में फेल कितने हैं? 20 में से 15 कॉमन है, तो ओनली फिजिक्स के बचे 5। केमिस्ट्री में टोटल फेल है 30, उसमें से 15 कॉमन हो गए, तो 30 में से 15 गया, तो केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री में फेल कितने हैं? 15। सो 15 और 15 30, 30 और 5 35, तो टोटल 100% लोगों में से 35% बच्चे जो हैं वो फेल हैं। और अगर 35% फेल है, 100 में से आपने 35 माइनस किया, तो टोटल पास कितने लोग होंगे? 65। पर इस बार उन्होंने परसेंटेज नहीं पूछा, अदरवाइज 65% हमारा आंसर होता। उन्होंने इस बार पूछा है दोनों विषय में 325 बच्चे पास हुए हैं, तो टोटल बच्चे कितने? तो देखो अब बहुत आसान सा काम हमें करना है। मुझे एक बात बताओ, दोनों सब्जेक्ट में पास हैं 325 बच्चे, और दोनों सब्जेक्ट में परसेंटेज में पास कितने हैं? 65। तो हम क्या करेंगे, टोटल 65% बच्चे पास हैं, और ये 65% बच्चे ही 325 के बराबर हैं। तो कुछ मत करो, 325 बच्चे अगर 65% है तो 100% क्या होगा? ठीक है। और ध्यान से देखोगे आप इसको, तो ये 5 गुना है, 65 का 5 गुना होता है 325, तो ये 5 बार कटा, 5 और 100 का मल्टीप्लाई हुआ, तो हम कहेंगे टोटल क्लास में कितने बच्चे थे? 500। समझ में आया? उन्होंने पिछली बार क्वेश्चन यहां तक पूछा था, इस बार ये एक स्टेप और बढ़ा दी। जल्दी से बताइए समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। आखिरी में आप जो रिजल्ट निकालोगे उससे आपको एक स्टेप उन्होंने और आगे बोल दिया। भाई आपको पता है कि 35% बच्चे फेल हैं, मतलब 65% बच्चे पास हैं, और एक्चुअल में पास कितने बच्चे हैं? तो इस बार उनकी संख्या दे दी कि उनकी संख्या जो है वो 325 है। 325 बच्चे अगर 65% है तो 100% क्या होगा? या हाँ, आयुष पटेल, बिल्कुल आप वैसे भी कर सकते हो, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, ऐसे कर लो या प्रोपोर्शन से कर लो, सेम बात है। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? या हेमंत, वो तरीका भी सही है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं, पर वो कई बार कंफ्यूज कर देता है, इसलिए उससे हम नहीं करते। ऑल ओके? चलो इस बार किसी का भी नो नहीं दिख रहा है मुझे, सब ओके हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेम होगा आई थिंक, या इसको करके बताएं सब लोग। ऑप्शंस में छोड़ रहा हूं, ऑप्शंस को छोड़ो, आप डायरेक्ट इसका आंसर बताओ। सेम क्वेश्चन है, जल्दी से करें सब लोग इसको। ओके, करिए भाई जल्दी से, तब तक मैं पानी पीता हूं। यस, आई आंसर। हाँ, कैलकुलेशन के लिए स्वाति आपने टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स याद कर लिए क्या? अगर वो कर लोगे तो उसके आगे बताऊंगा क्या करना है कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए। देखो पहले हमें फोकस क्या करना है, 48% और 32% और 20% सब फेल है। फेल आखिरी में एक बार लिखा है, मतलब है सारे लोग फेल हैं। क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। देखो ये कौन से बच्चे हो गए? ये हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हो गए। दूसरे कौन से बच्चे हैं? हिस्ट्री, है ना, ये हिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे हो गए। तो दोनों एच हैं, तो इसको हिंदी लिख देते हैं और एक को हिस्ट्री। और बीच में हम क्या लेंगे? कॉमन। तो 20% बच्चे दोनों में फेल हुए, तो सबसे पहले तो आप 20% कॉमन लिखो और अब फटाफट करो। टोटल 48% बच्चे हिंदी में फेल हुए, 20 उनमें कॉमन है, तो बचे कितने? 28। ठीक है। 32% बच्चे इतिहास में फेल हुए, 20 उनमें भी कॉमन है, तो 32 में से 20 गया, आपका ये भी 12 आ गया होगा, और आप इन सबको जोड़ोगे तो 28 और 12 कितना होता है? 40। 40 और 20 कितना होता है? 60। ये कौन से बच्चे हैं? ये टोटल फेल होने वाले बच्चे हैं, तो तुरंत आप बोल दोगे पास होने वाले बच्चे कितने होंगे? 40।
और 880 बच्चे कौन है? पास होने वाले ही बच्चे हैं। तो बस बहुत आसान, 880 बच्चे अगर पास होने वाले हैं मतलब 40% है, तो 100% स्ट्रेंथ क्या होगी, मतलब वहां टोटल बच्चे कितने होंगे? 2200, 2200। ऑप्शन नंबर दिख नहीं रहा है पर ऑप्शन इसी में से कोई सा होगा। ऑप्शन में हटाऊंगा तो ये सब हट जाएगा। बताइए जल्दी से। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का आंसर यही आया है, वेरी गुड। अब मैक्सिमम लोग यहां तक तो पहुंच गए होंगे और यहां आकर जल्दी जल्दी में कई लोग 1100 बोल रहे हैं, कई लोग 4400 बोल रहे हैं। यहां गलती मत करो। ये टोटल बच्चे हैं, क्लियर है? ओके, गुड, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। ओके, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। आप इसको पढ़ें, आप फिर मैं बताता हूं। उसी क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा चेंज किया है। अभी वो टाइप खत्म नहीं हुआ है, अभी और क्वेश्चन आएंगे, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। एक बार आप इसको देखो, करते हैं इसको। रुमाल सिंह कलेश आ गया है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। ऑप्शन नहीं दिखाएं। हाँ निशा, वो भी आप निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। चलिए देखें, आपसे यहां पे कहा गया है कि एक कक्षा में 72% जो बच्चे हैं वो जीव विज्ञान मतलब होता है बायो में, और 44% जो बच्चे हैं वो मैथ्स को सिलेक्ट करते हैं। भाई ये सिलेक्शन वाले बच्चे, पास फेल वाला क्वेश्चन नहीं है। एक सपोज कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 72% बच्चों ने बायो सब्जेक्ट लिया, 44% बच्चों ने मैथ सब्जेक्ट लिया। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान गणित में से कम एक विषय लिया हो और 40 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने दोनों विषय लिए। ठीक है, 40 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए। तो बताइए कक्षा में टोटल बच्चे कितने हैं? कुछ बच्चों ने सिर्फ बायो लिया, कुछ ने सिर्फ मैथ्स लिया, लेकिन 40 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स लिए। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, इन दोनों को प्लस करना है। तो 72 प्लस 44 होता है 116, 116%। अब मुझे बताओ कि परसेंट कभी भी 100 से ऊपर हो सकता है क्या? भाई किसी क्लास की स्ट्रेंथ 116% हो सकती है क्या? 116% हो सकती है क्या? नहीं, कोई भी वैल्यू 100 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो 100 से ये ज्यादा पता है क्यों हो रहा है? ये इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि 16% बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। 100 से जितना ज्यादा जा रहा है ये कॉमन बच्चे हैं, यही वो बच्चे हैं 40 जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए। समझ में आ रही बात? 100 से ऊपर जितना, वो वही बच्चे हैं जो दोनों तरफ काउंट हो रहे होंगे। तो 16% बच्चे जो हैं वो कितने हैं? 40। तो सॉल्व कर लो, 16 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो। आप इसको कैंसिल करोगे, 4 से कैंसिल होगा 4 बार, ये कैंसिल होगा 10 बार, ये कैंसिल होगा 25 बार, 25 और 10 का गुणा। तो आपको पता चल गया कि उस क्लास की टोटल जो स्ट्रेंथ है दैट इज 250। ऑप्शन नंबर सी। यस, प्रणाम शुभम। क्लियर है भाई? समझ में आया? तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। हमें हमेशा बस ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ये देख लो कि 100 से कितना ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा होने का मतलब है कुछ बच्चे दोनों तरफ काउंट हो रहे होंगे, इसीलिए वो 100 से ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहां पे ऐसे कोई बच्चे नहीं है कि कोई इसको छोड़ के उसमें गया है, सिंपल डेटा है इसलिए इस तरीके से करेंगे। और चाहो तो मैं आपको चेक भी करवा देता हूं। देखो आपको पता चल गया ना कि 16% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में कॉमन है। तो देखो चेक कर लो, ये हो गया आपका बायो, ये हो गया आपका मैथ्स, और 16% बच्चे क्या हैं? दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो 72 में से अगर 16 घटाओगे
तो कितना आएगा, 64 आएगा। ठीक है, सॉरी 64 नहीं आएगा। 72 में से आप अगर 16 माइनस करोगे तो ये आना चाहिए आपका 16, देखिए ये आ गया आपका 6 और ये आपका हो जाएगा 5, 56 आना चाहिए, सॉरी। ठीक है, 56 आएगा क्या, ये 56 आ गया। इसी तरीके से अगर आप उधर देखोगे तो 44 में से अगेन आप 16 माइनस करोगे, तो 44 में से अगर आपने 16 माइनस किया तो ये आ जाएगा आपका 8 और ये आ जाएगा 2, तो 28 आ जाएगा। अब आप जरा इन सबको जोड़कर देख लो, 6 और 6 12, 12 और 8 हो गया 20 का 0, कैरी 2, 5 और 1 6 और 2 8 और 2 10, टोटल 100% आ रहा है, ये प्रूव हो गया। तो 16% एक्चुअल में यहां ऐसे बच्चे थे जो दोनों में कॉमन थे। तो 72% ने बायो तो लिया, पर एक्चुअल में बायो लेने वाले बच्चे कितने, 56। देखो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिर्फ बायो सिलेक्ट करने वाले बच्चे कितने, तो आंसर आएगा 56। ये ओनली बायो वाले हैं, ओनली बायो, ओके। और ये कौन से बच्चे हैं, ये ओनली मैथ्स वाले हैं, जिन्होंने सिर्फ मैथ्स लिया, ओके। और 56 प्लस 16 जुड़ जाएंगे तो ये 72% बायो हैं, लेकिन इसमें ओनली बायो और बायो के साथ साथ मैथ्स लेने वाले दोनों इंक्लूड हैं। समझ में आया क्या समझने की हम कोशिश कर रहे हैं? यस, क्लियर है। तो ये मैंने आपको प्रूव करके बताया कि एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसा चल रहा है, इसलिए 16% जो है वो बेसिकली कॉमन होता है, और ये 16% वो बच्चे हैं जो रियल में कितने हैं, 40। तो 16% इज इक्वल टू 40, 100% 250। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब हम वापस अपने पुराने पैटर्न पे आ गए, इसको पढ़िए आप एक बार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है, 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों हैं। कुल परिवार गांव में 96 है, तो ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास एक भी गाय या भैंस नहीं है, है ना। 60% फैमिलीज हैज अ काउ, ईच ऑफ 30% ऑफ फैमिलीज हैज अ बफेलो एंड 15% फैमिली हैज बोथ। 96 फैमिलीज टोटल है। हाउ मेनी फैमिलीज डोंट हैव अ काउ और बफेलो? ठीक है, करोगे क्या आप लोग? एकदम सेम है, कोई चेंज नहीं है, बस आपको जो जो चीजें मैंने सिखाई है उस पर आपको फोकस करना है। देखो 15%, पहले तो हमें कॉमन देखना है। 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों हैं और ऊपर भी होने वाले ही हैं, मतलब डेटा अपना सेट है इस बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे पहले बना लेंगे एक डेटा काऊ का, गाय का, और एक डेटा बनाएंगे बफेलो का, मतलब भैंस का। ठीक है, एक सेकेंड, ये हो गया आपका एक काऊ और ये हो गया आपका बफेलो। ठीक है, काऊ और ये हो गया आपका बफेलो। ठीक है, 15% कॉमन है, तो 15% मैंने बीच में लिखा। टोटल 60% परिवारों के पास गाय है, उसमें से 15 कॉमन है, तो 60 में से 15 गया, 45 चलेगा ना, डायरेक्ट लिख दे। इसी प्रकार टोटल 30% परिवारों के पास भैंस है, बफेलो है, 15 कॉमन है, तो बचा कितना, 15 बचा। सबका टोटल करो। ठीक है, तो 45 प्लस 15 60, 60 प्लस 15 ये आ गया आपका 75। 75% परिवार वो हैं जिनके पास गाय और भैंस कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो 75% के पास कुछ ना कुछ है, तो 25% ऐसे परिवार हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना गाय है ना भैंस है। बताइए, इतनी बात समझ में आई? अब मुझे एक बात बताइए कि उस गांव में टोटल परिवार कितने हैं, 96, और उन्होंने बोला है कितने परिवार के पास गाय या भैंस नहीं है, तो वही तो हमने परसेंट में निकाला। तो 96 परिवारों में से 25% लोगों के पास गाय और भैंस नहीं है। 25 से कैंसिल हुआ 4 बार, 4 से इसको आपने कैंसिल किया, करेक्ट आंसर इज 24। 24 ऐसे परिवार हैं, 24 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास गाय या भैंस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। यस, वेरी गुड। धर्मेंद्र, रोशनी, अब्दुल, राजा, शहनाज, दीपक, राहुल, निशा, इंद्रनील, प्रवीण, पंकज, केसक, रमेश, अनमोल, अमन। ओके, करेक्ट आंसर भाई, सब लोग के बिल्कुल करेक्ट है, और भी बहुत लंबी लिस्ट है।
क्लियर है, समझ में आया? तो मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है, बस क्वेश्चन को हमने अच्छे से समझा है कि यहां पे वो बोलना क्या चाह रहे हैं। जल्दी से बताइए, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? यस, अभी लिस्ट कंटिन्यू है ना। रमेश है, अनमोल है, अमन है, आकांक्षा, हेमंत, निखिल, श्यामलाल, हाँ बिल्कुल, शिवानी, स्वाति, सीमा। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, हाँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। किसी शहर में 40% लोग निरक्षर हैं, 60% लोग निर्धन हैं। समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं। निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत बताइए। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आ जाएगा, और यह क्वेश्चन बनाया ही इस उद्देश्य से है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। करिए, थोड़ा सा डिफरेंस है, और अभी हम जो पैटर्न कर रहे हैं उसका एक बहुत हाई लेवल क्वेश्चन लेंगे, और उसके बाद फिर अपनी क्लास को आज एंड करेंगे। 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे अब। और अब आप ये क्वेश्चंस अलग अलग बुक से करना आपसे बनेंगे, आपको बहुत आसान लगेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बस पॉइंट्स क्या ध्यान रखना है वो हमेशा आपको ध्यान से सुनना है, जिन चीजों पे ध्यान रखना है वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, देखिए हम यहां पे क्या करेंगे, हमसे कहा गया है किसी शहर में 40% लोग निरक्षर हैं। देखो, निरक्षर का मतलब क्या होता है? निरक्षर मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो, है ना, इलिटरेट जिसको हम बोलते हैं। और अच्छा, निरक्षर हैं तो निरक्षर होंगे तो कुछ ना कुछ लोग साक्षर भी होंगे, है ना। ये इलिटरेट लोग हैं तो ये लिटरेट लोग हैं, ठीक है। फिर बोल रहे हैं निर्धन, तो जैसे ही आपने सुना निर्धन मतलब गरीब, ठीक है। तो अगर गरीब लोग हैं तो अमीर लोग भी होंगे, रिच, है ना। तो निरक्षर हैं तो साक्षर भी होंगे, निर्धन है तो अमीर भी होंगे, है ना। इलिटरेट हैं तो लिटरेट लोग भी होंगे, पुअर हैं तो रिच भी होंगे। और कभी वो सारी चीजें एक साथ नहीं बोलेंगे, इनडायरेक्ट बोलेंगे। आपको क्वेश्चन को पढ़ के मतलब समझना पड़ेगा, ठीक है। किसी शहर में 40% लोग निरक्षर हैं, है ना। तो आप इसको इस तरीके से समझो, हम क्या करेंगे, माना कि टोटल उस शहर की जो जनसंख्या है वो कितनी मान लेते हैं, 100%, है ना। हम दो तरीके से कैटेगराइज करेंगे, एक बार इलिटरेट और लिटरेट, और एक बार पुअर और रिच। इस तरीके से हम इनको क्लासिफाई करेंगे, तो ध्यान देना, ठीक है। यहां मैं लिखूंगा निरक्षर, जिनको इंग्लिश में बोलेंगे इलिटरेट, और दूसरा हम लिखेंगे साक्षर, जिन्हें इंग्लिश में कहेंगे लिटरेट। फिर वापस से मैं एक बार वापस से करूंगा कि माना कुल जनसंख्या 100 है, और अब यही क्लासिफिकेशन फिर से 2 बार होगा। कुछ लोग इसमें से निर्धन होंगे मतलब पुअर होंगे, और कुछ लोग इसमें से सक्षम होंगे या अमीर होंगे, रिच होंगे। तो हम क्लासिफिकेशन को 2 बार करेंगे, ठीक है। अब जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा करो। 40% लोग निरक्षर हैं, 40% इलिटरेट है। तो अगर शहर में 40% लोग इलिटरेट होंगे तो लिटरेट 60% होंगे, हाँ या ना? ओके। और 60% लोग निर्धन हैं, गरीब हैं, तो 60% लोग अगर गरीब हैं मतलब 40% अमीर भी होंगे। इतना सभी को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक है। अगला देखिए, लोगों में समृद्ध लोग, अच्छा अमीर को ही वो समृद्ध बोल रहे हैं ना, अमीर और समृद्ध में कंफ्यूज मत होना, अमीर या समृद्ध एक ही बात है। समृद्ध लोगों में मतलब अमीर लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं। अब आप एक छोटा सा काम करो, पूरे क्वेश्चन से परसेंट हटा दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। परसेंट आप पूरे से हटा दो और आराम से समझने की कोशिश करो, है ना। यहां 40 लिखा था। हमने मान लिया कि शहर में 100 लोग हैं, 100% नहीं है, 100 लोग हैं, है ना। 100 में से 40 लोग अनपढ़ हैं और 60 लोग पढ़े लिखे हैं। उन्हीं 100 में से 60 लोग गरीब हैं और 40 लोग अमीर हैं। अब सबसे खास बात सुनना, इसके आगे अगर समझ में आ गया तो आपका आंसर अब आने में ही है। समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं, अमीर लोगों में 10% कैसे हैं, निरक्षर हैं। मुझे बताओ टोटल अमीर लोग कितने हैं, 40। इन 40 लोगों में से 10% ऐसे लोग हैं
जो निरक्षर हैं। तो सबसे खास बात ये पता है, ये 4 लोग कौन हैं? ये 4 लोग अमीर तो हैं लेकिन निरक्षर हैं। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं? रिच तो हैं लेकिन इलिटरेट हैं। ये बात समझ में आई? समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं, अमीर लोगों में 10% अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं। तो अमीर लोग टोटल कितने हैं? 40। 40 का 10% होता है 4। ये 4 लोग अमीर तो हैं लेकिन अनपढ़ हैं, निरक्षर हैं। ओके, अब आते हैं लास्ट लाइन पे, ध्यान से सुनना। निरक्षर निर्धन लोग बताओ। उन्होंने बोला है ऐसे लोग बताओ जो निरक्षर भी हों और निर्धन भी हों। मतलब ऐसे लोग बताओ जो इलिटरेट भी हों प्लस पुअर भी हों। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल इलिटरेट कितने हैं उस शहर में? टोटल अनपढ़ लोग कितने हैं? 40। इन 40 में से 4 ऐसे अनपढ़ हैं जो अमीर हैं। 40 में से 4 अनपढ़ तो हैं लेकिन अमीर हैं। तो 40 में से 4 घटाओ, आपका आंसर आएगा 36 वो लोग हैं जो अनपढ़ भी हैं और गरीब भी हैं। भाई इसके अंदर अमीर और गरीब दोनों हैं। 40 में से सिर्फ 4 अमीर हैं, तो 40 में से 4 अमीर हैं तो गरीब कितने हुए? 36। ये 36 लोग इलिटरेट भी हैं, पुअर भी हैं, निरक्षर भी हैं, निर्धन भी हैं। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, एक बार जल्दी से यस या नो लिखकर मुझे बताओ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं, 44 रॉन्ग आंसर है। करेक्ट आंसर होगा आपका 36। माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है पर पूरा दिमाग घुमा देने वाला क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आप बोलोगे कि सर आप तो ऐसा बोलोगे ही। ठीक है, हाँ रिपीट कर दूंगा मैं एक बार और। ठीक है, एक बार फिर से पूरा समझते हैं और आप इस क्वेश्चन को एक बार आराम से ठंडे दिमाग से खुद से करने की कोशिश और करना क्लास के बाद, है ना। 40% हमने पहले 2 बार क्लासिफिकेशन किया। एक बार 100 लोग 100 ही हैं, है ना, लोग अलग अलग नहीं, 100 ही हैं। उन 100 लोगों को पहले अमीरी गरीब पे हमने बांटा, फिर उन्हीं 100 लोगों को हमने पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों में बांटा। लोग वही हैं 100। तो आपसे बोला है 40% लोग निरक्षर हैं, मतलब 100 लोगों में से 40 अनपढ़ हैं, तो पढ़े लिखे कितने हुए? 60। इन्हीं 100 लोगों में 60 लोग गरीब हैं, तो अमीर कितने हुए? 40। इन अमीर लोगों में 4 अनपढ़ हैं, 10% अनपढ़ है, तो 40 में से 10% मतलब 4 अनपढ़ हैं। अमीर तो हैं पर अनपढ़ हैं, तो 40 में से 4 अनपढ़ हैं। ठीक है, तो अब देखो टोटल अनपढ़ कितने लोग हैं, तो आप कहोगे 40, लेकिन इन अनपढ़ों में 4 अमीर हैं, तो 40 में से 4 गया, तो अब जितने भी बचे वो कौन है? अनपढ़ भी हैं और गरीब भी हैं। इस प्रकार के प्रश्न 3 बार बताएं, 2-3 बार तो मैं बता ही चुका हूं। हाँ, ये क्वेश्चन देखो घुमाने वाला ही होता है। अभी तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आप चारों प्रकार के लोगों को दिमाग में रखो, निरक्षर, साक्षर, निर्धन, अमीर, इलिटरेट, लिटरेट, पुअर और रिच, और फिर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट फिर से मैं बता दूं। देखो आप क्वेश्चन में ये देखो कि पूछा क्या है, आपसे बोला है ऐसे लोग बताओ। ठीक है, ऐसे लोग बताओ जो गरीब भी अनपढ़ होना चाहिए और गरीब भी होना चाहिए। तो मैंने देखा कि टोटल अनपढ़ लोग कितने हैं? 40। ठीक है, टोटल 100 में से 40 लोग अनपढ़ हैं, लेकिन 4 लोग ऐसे हैं जो अमीर हैं पर अनपढ़ हैं। मतलब ये अनपढ़ है तो इसके अंदर तो गिने जा रहे होंगे ना, इसके अंदर तो अकाउंटेबल है। तो 40 में से सिर्फ 4 लोग अमीर हैं, तो 40 में से 4 गया, बचे 36 लोग। ये 36 लोग अनपढ़ भी हैं, ठीक है, और ये 36 लोग गरीब भी हैं, क्योंकि जो 4 अमीर थे वो निकल गए। तो ये जो बचे ये अनपढ़ तो हैं पर गरीब भी हैं।
इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता, इसको अब आपको फिर थोड़ा सा समझना पड़ेगा, रिवीजन करना, समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन इससे थोड़ा सा इजी, इसको एक बार आप जल्दी से करने की कोशिश करें। कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में उनका नामांकन उनके पास होने पर किया जाएगा और फेल होने पर नहीं। जहां सक्षम छात्रों में 80% पास हुए और असक्षम छात्रों में 25% पास हुए, कुल छात्रों में 40% छात्र सक्षम हैं। सक्षम छात्रों का अनुपात ज्ञात करें। यस प्रिंस, करेक्ट। 4 इलिटरेट प्लस रिच है। ये प्री लेवल का क्वेश्चन था जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया, मेंस का नहीं, मेंस में इतने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, थैंक यू शोभिक। चलिए देखें, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आप मान लिया करो, एज्यूम कर लिया करो कि टोटल यहां पे वापस से हमने एज्यूम क्या कर लिया, 100, ठीक है। 100% के बदले हम उसको 100 मान लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने क्या माना कि टोटल हमारे पास 100 बच्चे हैं उस एग्जाम में, कॉलेज में, स्कूल में, जो बात चल रही है, ठीक है। जहां पर सक्षम, सक्षम मतलब क्या होता है, देखो सक्षम मतलब इंग्लिश में यहां पे क्या लिखा है, कैपेबल। ओके, देखो 2 टाइप के लोग होंगे, या तो वो सक्षम होंगे, तो सक्षम मतलब कैपेबल, और दूसरा हो जाएगा असक्षम। असक्षम मतलब क्या हो जाएगा, इनकैपेबल। ओके, कैपेबल और इनकैपेबल। आपसे बोला है सक्षम छात्रों में 80% पास हुए, असक्षम छात्रों में 25% पास हुए और कुल छात्रों में 40% सक्षम है। आप ऐसे समझ लो कि 40% वो बच्चे हैं जो फीस भर सकते हैं, बचे हुए नहीं भर सकते। तो आपको देखो ये सब यहां से शुरुआत करेंगे, उल्टा शुरू करेंगे हम। काम की चीज उन्होंने लास्ट में दी। माना टोटल 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों को हम पहले तो 2 कैटेगरी में बांटेंगे। कुछ लोग सक्षम हैं, कैपेबल हैं, और कुछ लोग असक्षम हैं, इनकैपेबल हैं, ठीक है। तो ये कैपेबल लोग हो गए और ये इनकैपेबल लोग हो गए, ठीक है। उन्होंने बोला है टोटल 40% लोग सक्षम हैं, 40% बच्चे जो हैं वो सक्षम हैं। तो 100 में से 40% मतलब 40 होता है। 40 बच्चे वो हैं जो सक्षम हैं, तो बचे कितने, 60। ये 60 वो बच्चे हैं जो असक्षम हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब उल्टा चलते हैं। सक्षम छात्रों में 80% पास हुए, किसमें, सक्षम में। अब यहां पे क्लासिफिकेशन फिर हुआ है पास और फेल का, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं। इनमें भी कौन होंगे, पास वाले होंगे और फेल वाले होंगे। ध्यान से सुनना, बहुत इजी है। जितने बच्चे सक्षम हैं उसमें 80% पास हुए, 80% पास हुए, तो 40 का 80% क्या होता है, 40 का 80% अगर आप निकालोगे तो वो आएगा 32। 32 बच्चे पास हुए, तो फेल कितने हुए, फेल हुए 8। समझ में आया। 40 का 80% पास हुए, तो 40 का 80% होता है 32। 32 बच्चे अगर पास हुए तो फेल कितने हुए, 8। उधर चलो, अब असक्षम छात्रों में 25% पास हुए, तो 60 का 25% अगर आप निकालोगे, तो वैसे तो देखते से आपको पता होना चाहिए 15, या कैंसिल कर लो। तो 15% जो बच्चे हैं, 15 बच्चे पास हुए, तो 60 में से 15 पास हुए, तो फेल कितने हुए, 45, ठीक है। आखिरी लाइन पे चलते हैं। सक्षम छात्रों का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। देन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपेबल। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे हम, क्वेश्चन की लैंग्वेज यहां पे थोड़ी सी गलत हो गई है। आप इसको थोड़ा सा ऐसा करो, आप इसको ऐसे करो, कुल सफल छात्रों का प्रतिशत बताओ। आप क्वेश्चन को ऐसा कर लो, शीट में आपको मैं करेक्शन करवा के दूंगा। सफल छात्रों का प्रतिशत बताओ, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फाइंड परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल या पास कैंडिडेट्स। कैपेबल हटा दो, फाइंड परसेंटेज ऑफ पास्ड कॉलेज स्टूडेंट्स इज अबाउट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, फिर से एक बार समझते हैं। टोटल बच्चे कितने थे, टोटल बच्चे थे 100। 100 में से 40 सक्षम थे, 60 असक्षम थे। सक्षम में 80% पास हुए, तो 40 में से 32 पास हुए, फेल कितने हुए, 8। असक्षम में 25% पास हुए, 60 का 25% होता है 15, तो फेल कितने हुए, 45। उन्होंने बोला है टोटल सफल छात्र बता दो आप, तो टोटल पास कितने बच्चे हुए ये बता दो। तो देखो
मुझे बताओ यहां पास कितने लोग हैं 32 और यहां पास कितने लोग हैं 15, बस इन दोनों को जोड़ना है। तो 32 प्लस 15 टोटल कितना होता है 47, मतलब टोटल कितने लोग पास हुए होंगे उस एग्जाम में 47, मतलब ऑप्शन नंबर बी। यस करेक्ट, 47 बहुत सारे बच्चों ने दे दिया, बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो हमने 47 क्यों दे दिया, क्योंकि यहां हमने 100 माना था तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा। अदरवाइज हम 100 के अलावा कुछ मानते तो जो आता अपॉन में जो आपके टोटल बच्चे हैं इंटू 100 करते, क्योंकि आपने 100 ही माना है तो आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। यस टोटल आपसे सफल बच्चे पूछे, टोटल पास बच्चे पूछे, तो 32 प्लस 15 टोटल बच्चे कितने पास हुए 47। ठीक है, एक डेटा मानकर उसके अंदर एक डेटा, फिर डेटा के अंदर और डेटा, बस इस तरीके का क्वेश्चन ये डिजाइन था। क्लियर है सभी को? ओके ठीक है, सभी को समझ में आ गया यहां तक। तो आगे अब मूव करते हैं और एक यस ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। इसको आप देखें एक बार, पहले तो पहले पढ़ लो, फिर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा क्योंकि लिखने के लिए जगह काफी कम है, तो आप एक बार अच्छे से पढ़ें इसको। अब रिपीट करना पॉसिबल नहीं, अब क्वेश्चन गया, अब आप उसको एक बार फिर से देखना, नहीं तो मुझे कल बताना। भयानक क्वेश्चन था। देखो भयानक क्वेश्चन इसलिए लगेगा, भयंकर क्वेश्चन इसलिए लगेगा, पहली बार जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें लगेगा, ठीक है, और लगना भी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन एक्चुअल में दमदार है। और आप सबसे अच्छी बात है समझो कि आप पहली बार में ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो, हर प्रकार के क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आप बाकी लोगों से वैसे ही आगे निकल रहे हो, है ना। कई बच्चे ऐसे हैं जो परसेंटेज कई बार पढ़ चुके होंगे, उसके बावजूद भी उनसे क्वेश्चंस नहीं बनते क्योंकि उन्होंने आधा अधूरा पढ़ा। तो आप पहली बार पढ़ रहे हो और ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो आपको अपने आप को प्राउड फील करना चाहिए, लकी फील करना चाहिए कि पहली बार में आपको सारी चीजें बन रही है ना। और सबसे अच्छा काम क्या किया करो कि जिन क्वेश्चंस में आप फंस जाओ, आप अपने आपके टच में कोई ना कोई बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो कहीं से उन्होंने पहले पढ़ा हुआ है या वो परसेंटेज कर चुके हैं, उन्हें ऐसे क्वेश्चन दिया करो, तो आपको समझ में आएगा कि उनसे नहीं बन रहा है और अब आपसे बन रहा है, मतलब आप सही जगह हो, आप सही से पढ़ाई कर रहे हो। हाँ अजय, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है बिल्कुल, और ये बल्कि मेंस लेवल से भी ऊपर का क्वेश्चन है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको अब मैं छोटा कर रहा हूं, आप यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई देगा, मैं शॉर्ट में यहां पे लिख दूंगा। आपसे बोला है यहां पे एक्चुअल में कठिन क्यों है, क्योंकि यहां पे 3 सब्जेक्ट्स हैं, है ना। इसको एक बार आप अच्छे से समझना, 3 सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए आपको यहां पे दिक्कत हो सकती है। ओके, कौन कौन से सब्जेक्ट है? पहला सब्जेक्ट है मैथ्स, दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश और तीसरा सब्जेक्ट है हिंदी। 3 सब्जेक्ट हैं। ओके, 50% बच्चे मैथ्स में पास हुए, 55% बच्चे इंग्लिश में पास हुए और 40% बच्चे हिंदी में पास हुए। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मिक्स है, देखो 15% बच्चे गणित और अंग्रेजी में, तो मैथ्स और इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए? 15%। आगे बढ़ते हैं। 20% बच्चे इंग्लिश और हिंदी में पास हुए, तो इंग्लिश और हिंदी में कितने पास हुए? 20% हुए। और आगे बढ़ो, 25% हिंदी और अंग्रेजी में, सो हिंदी और मैथ्स में सॉरी कितने परसेंट बच्चे पास हुए? 25%। लिखते चलो बस अभी आप, फिर देखो आगे। और आगे बढ़ो, 10% बच्चे तीनों में पास हुए। ओके, इसको मैं यही लिख देता हूं, 10% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी तीनों में पास हुए। ओके, और आखिरी में आपसे बोला है, अच्छा पूरा क्वेश्चन पास वालों में है, ये भी पास है, ये भी पास है, यहां भी पास, यहां भी पास, ये भी पास,
और ये भी पास, ओके, और ये भी पास। पूरा क्वेश्चन पास वाले स्टूडेंट्स में, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी इतना टफ है कि वो उसको अलग अलग करके नहीं देंगे। लेकिन लास्ट में उन्होंने किनके बारे में पूछा है? लास्ट में उन्होंने पूछा है फेल वालों के बारे में। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पास वाले बच्चों का है, तो आंसर भी पहले किसका आएगा? पास का, और 100 में से माइनस कर देंगे, फेल वाले बच्चों का आ जाएगा। अब मेरी आप बात यहां पे ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इसका अब हम डायग्राम बनाते हैं। तो ये हो गया एक सब्जेक्ट, ओके, ये हो गया दूसरा सब्जेक्ट, और ये हो गया तीसरा सब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम ब्लैक को नाम देंगे मैथ्स, रेड को नाम देंगे इंग्लिश, और ब्लू को नाम देंगे हिंदी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो सब में कॉमन है हम उसमें देखेंगे। ठीक है, जो सभी में कॉमन है उसमें हम देखेंगे। और आप ध्यान रखना, ये मेंस लेवल में भी बहुत कम आता है ऐसा क्वेश्चन, मतलब बस सीख लो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं, पर फिर भी मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, सीख लो। ठीक है, मेंस में भी नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले पता है शुरुआत कहां से करेंगे? जो मैक्सिमम कॉमन है, ऐसे कॉमन परसेंट को देखो जो तीनों में कॉमन है। अब मुझे आप यहां देख के बताओ कि ऐसा कौन सा एरिया है जो तीनों सब्जेक्ट्स में कॉमन है। ये मैथ्स है, ये इंग्लिश है, और ये तो आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो पूरा पार्ट है ये तीनों में आ रहा है। 10% वो बच्चे हैं जो तीनों में पास हैं, मतलब यहां सबसे पहले आप रख दोगे 10। ठीक है, उल्टा चलो, अब देखो मैथ्स और इंग्लिश में कितने बच्चे पास हैं? ये जो 10% है ना, ये इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सबके अंदर है ये 10, है ना, क्योंकि ये सभी में कॉमन है। तो मैथ्स और इंग्लिश में 15% बच्चे पास हुए, जबकि 10% तो मैथ्स और इंग्लिश इसके अंदर आ चुके हैं। तो एक्चुअल में 15 में से 10 जाएगा, तो मैथ्स और इंग्लिश का कॉमन पार्ट ये है। 15 में से 10 गया, तो मैथ्स और इंग्लिश में पास कितने हुए? 5। आगे बढ़ो, इंग्लिश और हिंदी में 20, 10 पहले से गिने जा चुके हैं, तो 20 में से 10 गया, बचेगा भी 10। तो इंग्लिश और हिंदी का कॉमन कौन सा है? इंग्लिश और हिंदी का कॉमन है ये, तो 20 में से 10 गया, 10 आ गया। आगे बढ़े, हिंदी और मैथ्स में 25%, 25 में से 10 गया, बचा कितना? 15। उस 15 को मैं यहां लिखूंगा। ओके, अब सबसे खास बात, पूरे मैथ्स में 50% है। देखो, पूरे मैथ्स में 50% टोटल आना चाहिए। 50% में से 15 और 5 20 और 10 30, 15 + 5 20, 20 + 10 30, 30% पहले ही आ चुका है। टोटल मैथ्स में 50 होना चाहिए, 30 पहले आ चुका है, तो बचा कितना? 20। आगे बढ़ो, इंग्लिश में टोटल 55 है, इंग्लिश में टोटल 55 है, तो इंग्लिश का पूरा सर्कल देखो। इंग्लिश में 10 + 10 + 5, 20 और 5 25 पहले से आ चुका है, तो 55 में से 25 गया, कितना आएगा? 30। ये 30 आ गया। हिंदी पे चलते हैं, हिंदी में टोटल 40% होना चाहिए, हिंदी में टोटल 40% होना चाहिए, तो 40% में से 10 + 10 + 15, 35 तो पहले से आ गया, तो बचा कितना? 5। इतना सभी को समझ में आया कि नहीं आया? कॉमन के अंदर कॉमन के अंदर कॉमन, इस तरीके से इस क्वेश्चन में चल रहा है। ठीक है, अब आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, अब बस सबको प्लस कर दो, क्योंकि ये सारे बच्चे पास वाले बच्चे हैं। ओके, तो 20 में 5 जुड़ेगा 25, 25 में ये वैसे भी टोटल 60 है, 20 और 5 25, 25 और 15 आपका हो गया कितना? 40, ये हो गया आपका 50। ठीक है, 50 और 30 हो गया आपका 80, 90 और 5, मतलब उस एग्जाम में टोटल 95% बच्चे कौन से हैं? पास होने वाले हैं। तो अगर 100% में से 95% बच्चे अगर पास होंगे, तो फेल कितने बच्चे होंगे? तो आप तुरंत कहोगे सर उस एग्जाम में फेल हुए हैं 5% बच्चे, और 5% मतलब ऑप्शन नंबर डी। एक बार जब तक खुद से बना के नहीं देखोगे ये क्वेश्चन, आपको मजा नहीं आएगा इसको करने में, और खुद से बनाओगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अरे गजब, हमने ये कर लिया। एक बार मैं आपको जल्दी से बता रहा हूं, और इसके बाद बस क्लास की छुट्टी। देखो, आपको ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा देखना है एक्सट्रीम कॉमन, जो सब में कॉमन हो। तो ये जो एरिया था ना, ये कॉमन था सभी में। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये जो पार्ट था ये सभी में कॉमन था, तो 10%। अब ये 10% इन तीनों के अंदर पहले से है, तो 15 में से 10 गया 5, 20 में से 10 गया
ये वाला 10, 25 में से 10 गया, ये वाला 15, है ना। ये जो एरिया है ये दोनों सब्जेक्ट के कॉमन है, ये ऐसा एरिया है जहां तीनों सब्जेक्ट कॉमन है, लेकिन ये वाला और ये वाला, यहां पे दो सब्जेक्ट्स कॉमन है। क्लियर है। अब आगे बढ़े। फिर 50% मैथ्स में टोटल 50% होना चाहिए। 50 में से 15 + 5 + 10 30 आ चुका है, तो बचा कितना? 20। ओके। इंग्लिश में टोटल 55% होना चाहिए, टोटल 55% होना चाहिए, और पहले से कितना आ चुका है? तो आपने देखा पहले से 25 आ गया, तो 55 में से 25 गया 30। और हिंदी में टोटल 40% आना चाहिए, जबकि 35% पहले से आ चुका है, बचा कितना? 5। सबको मैंने जोड़ा तो 95 आया। 95 वो है जो सब में पास है, तो फेल कितने बच्चे हैं? 5। बस ये आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, जितना खतरनाक ये दिख रहा था उतना नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, कैसा लगा क्वेश्चन जल्दी से बताओ। एक बार आपका फीडबैक देखें, और बस क्लास को आज यहीं एंड करेंगे, और कल फिर कुछ नया टाइप स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग इंक्रीज, डिक्रीज, कमी, वृद्धि, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।